नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीजी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत यूके सीईटीए आज से लागू, द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगी नई गति। कपड़ा, आभूषण समेत सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए बढ़ेंगे अवसर। आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन सत्र को संबोधित। आयुर्वेद को बताया मानवता और जीवन के लिए वरदान। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में आरोपियों से पूछताछ। चढ़ावे की रकम के बंटवारे वाली जगह पर ले जाएगी पुलिस। जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की दी धमकी। हॉर्मुज की फिर शुरू की नाकाबंदी। ईरान ने दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट को भी टारगेट करने की दी चेतावनी। और फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचा स्पेन। एक तरफा सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से दी करारी शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड की महाभिड़ंत। भारत ब्रिटेन के बीच आज से सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। आसान शब्दों में इसे समझे तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय कंपनियां अपना सामान ब्रिटेन में बिना किसी या बहुत कम आयात शुल्क से बेच सकेंगी। क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, अगर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं। 99% भारतीय निर्यात जो है वो अब ड्यूटी फ्री हो जाएगा। तो ये सीटा की बड़ी बातें हैं। व्यापार की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो इससे कम होंगी और काफ़ी कम होने की उम्मीद है। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है, तो ग्लोबल फॉर लोकल के लिए भी ये एक बड़ा बाजार है। स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज को ये एक नई रफ्तार देगा, नई ऊंचाई देगा। उनके उत्पाद पहुंचेंगे वैश्विक बाजारों में। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए भी नए अवसर इसमें खुलने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही युवाओं के लिए भी रोजगार के मौके इसमें बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स के रोजगार के तमाम मौके बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनको भी टेंडर का ये एक बड़ा मौका है। हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ेगा इससे, तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा में निवेश का बढ़ना भारत का ये सबसे व्यापक व्यापार समझौता बताया जा रहा है और इससे व्यापार और निवेश को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और आइए अब सेक्टर के हिसाब से आपको बता देते हैं इससे किस सेक्टर को कितना फायदा होगा। सबसे पहले गारमेंट सेक्टर की बात करते हैं। 1143 टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी इसमें खत्म हो गई है। इसके साथ ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में ये काफ़ी फायदेमंद है। गारमेंट सेक्टर को इससे नई रफ्तार मिलेगी। तिरुपर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, मुरादाबाद और भदोही जैसे क्लस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। तो जहां पर क्लस्टर्स हैं वहां पर इसको काफ़ी उछाल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो अपने आप में ये गारमेंट सेक्टर की हम बात बता रहे हैं किस तरह से इसको रफ्तार मिलेगी। अब इंजीनियरिंग सेक्टर को बता देते हैं क्या बड़े फायदे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट में बड़े फायदे की इसमें उम्मीद है। भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूके इंपोर्ट करता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें करीब $193 बिलियन का इंपोर्ट ये होता है। और इसीलिए जब ड्यूटी फ्री मार्केट होगा तो ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस से फायदेमंद डील्स आएंगी और इसके साथ ही कई प्रोडक्ट्स में जीरो ड्यूटी एक्सेस से भी फायदा होने की बात इसमें कही जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे वो और मजबूत होंगे। तो ये हम बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना फायदा होगा। इसके साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स और अगर हम एक्सपोर्ट के फायदे की बात करते हैं तो उसमें भी एक बड़े फायदे की इसमें उम्मीद है। भारत से, क्योंकि यूके जो है ना वो भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को आयात करता है, इंपोर्ट करता है और 193 बिलियन का जो इंपोर्ट है वो इससे होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसको काफ़ी फायदा होगा। एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड
और एक्सपोर्ट से जो कृषि और फूड सेक्टर है उसको भी नए अवसर मिलेंगे, उसे भी बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही अधिकांश जो कृषि उत्पाद हैं उनमें भी ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा। तो ये कृषि के हम फायदे बता रहे हैं, कृषि सेक्टर में कितना फायदा होगा। इसके साथ ही 97.3% जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और ये अंगूर, शहद, मसाले, इनके निर्यात को काफ़ी बढ़ावा मिलता हुआ इसमें दिखाई देता है। कृषि निर्यात को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इससे जो कृषक हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी अपने आप में काफ़ी इससे मजबूती मिलेगी। सी फूड में भी काफ़ी अवसर खुलने की उम्मीद है। सी फूड पर 20% तक जो ब्रिटिश टैरिफ है अब ख़त्म हो गया है इससे। इसके साथ ही फ्रोज़न झींगा है, मछली है, अन्य समुद्री उत्पाद हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही तटीय राज्यों को इस डील से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही जो नए अवसर खुलने की हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है सी फूड पर, क्योंकि 20% तक जो ब्रिटिश टैरिफ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो सी फूड सेक्टर में नए अवसर हैं उसमें फ्रोज़न झींगा है, मछली है, जो अन्य समुद्री उत्पाद हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उनके निर्यात में जो है बढ़ोतरी होगी और उससे जो तटीय सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो सीमा जो है वो मजबूत होगी और वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सेक्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं कि क्या इससे फ़ायदा होगा। तो भारत यूके सीटा जो है वो लागू हो गया है और सेक्टर वाइज उससे काफ़ी फ़ायदा है। इससे निवेश में अवसर मिलेंगे, व्यापार में अवसर मिलेंगे। इसके साथ जो युवा हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है, जो किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है। सेवा क्षेत्र में भी इससे फ़ायदे की बात कही जा रही है और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनको भी नए अवसर इससे मिलने की बात कही जा रही है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता है, ऐतिहासिक समझौता इसे कहा जा रहा है और नए अवसर जो हैं इससे खुलते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं सीटा है क्या। सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। अपने आप में ये ऐतिहासिक डील है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नए अवसर इससे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई 2026 यानी कि आज से ये लागू हो गया है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अब इसमें फ़ायदे क्या होंगे, इसका उद्देश्य क्या है। भारत और यूके के बीच जो व्यापार है, जो निवेश है, जो सेवाएं हैं उनको गति मिलेगी। इसके साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी कि डीसीसी भी लागू हो गया है, तो ये भी अपने आप में डबल राहत देता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ा फायदा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद या प्रोसेस्ड फूड को होगा। 70% तक का जो शुल्क है वो इसमें ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही जो समुद्री उत्पाद हैं उसमें 21.5% तक का शुल्क जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उत्पाद वाइज हम बता रहे हैं, सेक्टर वाइज इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स में 18% का फ़ायदा इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ तमाम अन्य सेक्टर हैं जैसे चमड़ा है, फुटवेयर है, इसमें 16% की जो राहत है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ टेक्सटाइल और परिधान है उसमें 12% तक की राहत इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। केमिकल और फार्मा है उसमें 8% तक की इसमें फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा लाभ किसे मिलेगा? किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मछुआरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि जिस तरह से एमएसएमई है उनमें इसका सीधा लाभ मिलेगा और उसमें जो महिलाएं हैं उनमें बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा, कारीगरों और विनिर्माण क्षेत्र को एक नया बूस्ट इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट तक जो लोकल उत्पाद हैं वो छाए रहेंगे। कुछ सेक्टर हैं जो सुरक्षित भी रखे गए हैं जैसे डेयरी है, अनाज है, मिलेट्स है, उनको सुरक्षित रखा गया है किसानों को फायदे को देखते हुए। इसके साथ ही खाद्य तेल है, तिलहन है, सेब है और कई प्रकार की सब्जियां हैं, तो ये जो हैं इनको इसमें सुरक्षित रखा गया है, सेफ रखा गया है। यानी मुक्त व्यापार के साथ घरेलू किसानों के हितों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो तमाम चिंताओं को देखते हुए, तमाम सेक्टर्स में फ़ायदे को देखते हुए ये समझौता हुआ है। और भारत की अगर सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त की तो वो सेवा क्षेत्र उसे बताया जा रहा है। तो इसको भी बड़ा फायदा और इसमें भी बड़े अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यूके ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए 137 उप क्षेत्र खोल दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा रहा है। आईटी और आईटीईएस और वित्तीय सेवाएं, इसमें एक बड़ा फायदा मिलता हुआ इससे दिखाई देगा और इसके साथ ही सेवा क्षेत्र जो एक बड़ी ताकत है वो मजबूत होगी। इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो क्षेत्र हैं इनमें एक बड़ा लाभ इसमें मिलकर दिखाई देगा और इसके साथ ही जो दूर संचार प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है उनको भी
इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अपने आप में तमाम क्षेत्र आप देख रहे हैं जिन्हें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए किस तरह की नई राह खुल रही है। कई श्रेणियों के लिए जो आवाजाही है अब इसमें आसान हो गई है, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो आसानी से अब जा सकेंगे, उनके लिए नए अवसर खुलेंगे। जो बिजनेस विजिटर्स हैं, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स हैं, वो आसानी से हो सकेंगे, तो वो अपने आप में काफ़ी अहम है। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर और स्वतंत्र पेशेवर निवेशक, इनको इससे बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 130 से ज़्यादा क्षेत्र जो हैं वो अब इसमें खुल गए हैं। इसके साथ ही तमाम जैसे सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, अब डीसीसी से बताते हैं क्या फ़ायदा होगा। इसमें छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है और इससे भी काफ़ी तस्वीर बदलती हुई नज़र आती है। तो तमाम सेक्टर्स हैं और 75,000 से जो अधिक भारतीय पेशेवर हैं वो अब इससे लाभान्वित होने वाले हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। 900 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं जिनको फ़ायदा मिलता हुआ इस डील से दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो कंपनियां हैं, तमाम जो पेशेवर हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, वो आप देख रहे हैं कि इससे लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है, इसे जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है भारत को, उसमें एक बड़ा बूस्ट, एक नई उड़ान मिलती हुई नज़र आ रही है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है, और भारतीय उत्पादों के लिए जो प्रतिस्पर्धात्मक मंच है वो भी इससे खुला है। तो तमाम जो क्षेत्र हैं उनसे फ़ायदा मिल रहा है, जो इस्पात का उद्योग है उससे भी फ़ायदा मिल रहा है, और भारतीय इस्पात उद्योग के हितों को भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसे कहा जा रहा है, कृषि को देखते हुए, सेवा क्षेत्र को देखते हुए, और तमाम जो उद्योग हैं उनको देखते हुए, एमएसएमई को देखते हुए। तो छोटे से छोटे उत्पाद से लेकर एक बड़ा जो उद्योग है उसको इसमें सहायता मिलती हुई नज़र आ रही है, एक बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस वक्त जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। गुलशन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि किन मायनों में इस समझौते को आप अहम मानते हैं, और किस तरह से जिसे कहते हैं व्यापार के लिए, निवेश के लिए एक नई राह खुलती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ फ़ायदा भारत को इससे होने वाला है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके आंकड़े जो आपने बताए, एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण कदम है भारत की विदेश नीति में, भारत की विदेश व्यापार नीति के अंदर। इतना कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट जो है हमने बहुत कम किए हैं, और इसके अंदर आपने जैसे बताया कि इसमें दोनों देश जो हैं अपनी मार्केट्स जो हैं वो खोल रहे हैं, सिर्फ गुड्स के लिए नहीं बल्कि सर्विसेज के लिए भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो है, उसके बाद निवेश इससे बढ़ेगा। उसके बाद जो है आपकी सारी जो प्रोक्योरमेंट वाली है वो भी हमने थोड़ा उनको खोला है, तो उससे उपभोक्ताओं को दोनों तरफ काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद जो कंपनीज हैं भारत की, उनको भी क्योंकि एक बड़ा बाजार उनको मिल सकता है अगर वो अपना वहाँ के पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वहाँ के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो उनके लिए ये जो समझौता है सरकारों ने इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा एक रास्ता खोल दिया है। अब उस रास्ते को उनको आगे कैसे उसका वो फायदा उठाते हैं। जैसा आपने बताया कि अगर हम गुड्स सेक्टर में देखते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टैरिफ्स हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है, और उनके टैरिफ्स हमसे कम थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपने लिस्ट भी बताई, उनके जो टैरिफ्स हैं कम से कम 5 से लेके 15-18% उनको वहाँ पे झेलना पड़ता था। और ख़ास तौर से वो ऐसे जो पदार्थ वस्तुएं हैं जो हमारे जिसके अंदर काफ़ी हमारी कॉम्पिटेंसी है। और जैसे आप टेक्सटाइल देख लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, और उसके बाद लेदर प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो ऑटो पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी हमने स्टैंडर्ड पहले ही बरकरार कर लिया है, और पहले से वो काफ़ी जुड़े हुए हैं वहाँ की मार्केट से। लेकिन क्योंकि काफ़ी दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स वहाँ पे कम उसमें अगर आ रहे थे तो उनके थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसके बाद व्यापार के बाद जैसा लगभग सभी प्रोडक्ट्स जो भारत के हैं जो अब ब्रिटेन में जाएंगे तो उनके ऊपर पहले ही दिन से सारे के सारे जो है वो टैरिफ वो कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे।
और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 50-60% ऐसे हैं जिनमें काफ़ी छूट हमने दे दी है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आने वाले 8-10 साल के अंदर उनका टैरिफ वहां से कम होता चला जाएगा। तो जो उपभोक्ता है वो दोनों देशों में उनको फायदा होगा। उसके बाद जो इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत नए अवसर पैदा होंगे। और उसके बाद ये भी है क्योंकि जो हमारा, अगर हम देखते हैं सिर्फ ये यूके की ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप जानते हैं हमने यूरोपीय संघ के साथ भी जो है वो एक समझौता ऑलमोस्ट वो साइन होने वाला है। और इससे पहले एफ्टा कंट्रीज के साथ भी हमने समझौता किया था। तो पूरे के पूरी जो यूरोप की जो मार्केट है एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई है। उस पूरी मार्केट को हम एक तरीके से, मुझे लगता है जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 तक, उसमें मुझे लगता है कि व्यापार के लिए, तकनीक के लिए, निवेश के लिए और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए हमने यूरोप को एक अच्छा अपना साझेदार मुझे लगता है माना है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट हमने किए हैं। और ये भी एक दर्शाता है क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है उनके एक तरीके से कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। क्योंकि वो अब इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, उनको लगता है कि अगर हम धीरे धीरे अपनी मार्केट यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए भी खोल देंगे तो शायद हम उसका पूरा कंपटीशन उसको दे पाएंगे। और उसके जो वहाँ से जो वस्तुएं यहाँ पे आएंगी उसको हमारी कंपिटेंसी है, हमारी एफिशिएंसी है, उससे बढ़ेगी। और जो लिंकेजेस हमारे इंडस्ट्री के हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के साथ, और ख़ासतौर से एक ये भी बात महत्वपूर्ण है भारत और यूके के व्यापार के अंदर, ये हम वस्तुओं के व्यापार की बात तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। लेकिन जैसे 20-25 बिलियन के करीब हमारा वहाँ पे वस्तुओं का जो है व्यापार होता है, उसमें पहले ही हमारा उसके अंदर सरप्लस है। और इसी तरीके से सब उससे भी अधिक व्यापार जो 30-35 बिलियन का है वो सर्विसेज के अंदर होता है। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया 135 से ज़्यादा जो वहाँ के सर्विसेज के सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, जी। चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, कंसल्टेंसी के जो जितने भी अवसर हैं और जितनी भी यहाँ सेवाएं यहाँ पे जो कंपनीज प्रदान करती हैं उनके लिए अच्छा वहाँ पे मौका। क्योंकि सर्विसेज के लिए अमेरिका के बाद इस दूसरी सबसे बड़ी मार्केट हमारे निर्यात के लिए है। और इसी तरीके से उनको भी लगता है क्योंकि भारत भी एक बहुत उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उनकी जो वस्तुएं हैं, उनके जो सेवाएं हैं, उनको भी एक अच्छा बड़ा मार्केट मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को, क्योंकि तभी दोनों देश जब आपस में कोई समझौता करते हैं व्यापार का, जब दोनों को लगता है कि दोनों को उससे कुछ फायदा होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है काफी अच्छा कदम है। और ये एक साहसिक कदम है भारत सरकार की तरफ से। और इसका फायदा कंज्यूमर को तो जरूर होगा क्योंकि अगर टैरिफ कम होते हैं वहाँ के उपभोक्ताओं के लिए तो उनको भी फायदा है। और इसी तरीके से जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे वाइन एंड स्पिरिट वाला सेक्टर था, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसे आप जानते हैं स्कॉच विस्की वगैरह उसकी भारत के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। तो हमारा उसके ऊपर 150% के करीब पहले हम टैरिफ लगाते थे और आज से वो 75% हो जाएगा। और धीरे एक छोटा धीरे सा सवाल आने गुलशन वाले जी कई करना सालों चाहेंगे, में। आपने कहा उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होगा, उपभोक्ताओं को किस तरह से फायदा होगा? और जिस तरह से भारत के मेक इन इंडिया को जो है एक बड़ी बूस्ट इससे मिलती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह से गुणवत्ता पूर्वक एक कॉम्पिटिटिव मंच भी खुलता हुआ दोनों ही देशों के लिए नजर आ रहा है, तो उससे जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में किस तरह से इजाफा होगा? जी वो उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स की जब टैरिफ, क्योंकि हमारे टैरिफ तो कई ज्यादा गुना बड़े थे उनसे, अगर वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स पहले ही दिन से अगर वो कम टैरिफ पे आएंगे या जीरो टैरिफ पे आएंगे तो उसकी जो दाम है भारत के अंदर निश्चित तौर से वो पहले से कम हो जाएगा। और उसके बाद ये भी है क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम वहां से लाते हैं और वो मार्केट में आके compete करते हैं तो उसी तरह का जो प्रोडक्ट यहाँ की जो इंडस्ट्री बना रही है तो वो उनको भी उसके बराबर बिल्कुल compete करना पड़ेगा। क्योंकि हमने उनको अभी भी थोड़ी सुरक्षा दी है, तुरंत पहले दिन से बहुत चीज़ों पे नहीं है, लेकिन टैरिफ अगर हम कम भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा पहले से बढ़ेगी। और अगर वो वैसी गुणवत्ता नहीं दे पाएंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उपभोक्ता को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं
अब वो बाहर से भी अगर वो कम दाम पे बिना टैरिफ के अगर वो इनपुट्स ला सकते हैं और यहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी वैसी उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भारत में भी बना सकते हैं, जिसमें भारत को रोजगार मिलेगा, भारत के और उसका व्यापार बढ़ेगा और इकोनॉमी को उसका फायदा होगा। तो इसी बिल्कुल तरीके का चौतरफा मुझे फायदा इससे नजर जी आ रहा है। बहुत शुक्रिया गुलशन जी हमसे जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। और मीडिया प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025-26 में $771 मिलियन से ज्यादा का था। वर्ष 2024-25 में $679 मिलियन का था। 13.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तावित समझौते से बाजार पहुंच बढ़ाकर, निवेश को सुगम बनाकर, अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर और दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की इससे उम्मीद है। और भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार पर अगर हम ग्राफिक्स के जरिए नज़र डालें तो 2025-26 में $771.76 मिलियन का था, जो कि 2024-25 में $679.70 मिलियन। द्विपक्षीय व्यापार में 13.54% की वृद्धि ये आंकड़ा दिखा रहा है। और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। बैठक में भारत की अध्यक्षता के दौरान तय किए गए 4 मुख्य टॉपिक पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर सोशल सिक्योरिटी में सुधार, लेबर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में आपसी सहयोग, स्किल डेवलपमेंट और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स समेत सभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाना जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, जिम्मेदार नवाचार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर आधारित श्रमिक केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 के 19% से बढ़कर 2026 में 1 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की दिशा में है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय मजबूती, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, समावेशी, न्याय संगत और श्रमिक कल्याण आधारित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में अदालत ने 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपी रामाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को जिला कारागार से पुलिस लाइन ले आया गया। यहां दोनों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इसके बाद SOG कार्यालय में दोनों से गहन पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों को उन स्थानों पर भी ले जाएगी जहां कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का बंटवारा किया जाता था।
आरोपियों की निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह सुलझाने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी ने बागी गुट के नेताओं को 16 और 17 जुलाई को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने सोमवार को बागी गुट की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब कांग्रेस के हालात पर चर्चा की। इस पर आज फिर से मंथन होगा। वहीं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नीगुट भूपेश बघेल से भी नाराज है। चन्नीगुट अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाईकमान विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाना चाहता है ताकि पार्टी की चुनावी तैयारियों पर इसका असर न पड़े। इससे पहले भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में चन्नी समेत कई नाराज नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी थी और अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा। लीडरशिप बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में की है? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश मैं है? पहले भी बोल चुका हूं आपसे, 1 to 1 किया। वहाँ गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। तो कलह पंजाब कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी बुधवार को विधाननगर एसीजेएम अदालत में वॉइस सैंपल देने के लिए पेश हुए। चुनाव से पहले दिए गए एक भाषण को लेकर दर्ज मामले में उनसे वॉइस सैंपल मांगा गया। बागुईआटी निवासी राजीव सरकार की शिकायत पर विधाननगर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी। पहले भी विधाननगर अदालत ने अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उन्हें 15 जुलाई को विधाननगर अदालत में वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया था। हॉर्मुज जल मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों में चल रहे सभी जहाज़ों और उनमें मौजूद भारतीय नाविकों की 24 घंटे निगरानी की जाए। आपको बता दें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों के बाद ये समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोनों जहाज़ों के कुल 46 लोगों के दल में 30 भारतीय नाविक शामिल हैं। एमटीएल बहिया पर एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। एमटी मोम्बासा पर भी 9 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सोनोवाल ने मृत नाविक के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के ठीक होने की कामना की। सरकार ने हर प्रभावित भारतीय नाविक के लिए एक विशेष संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है, जो उनके परिवारों को लगातार जानकारी देगा और मदद पहुंचाएगा। भारत ने ईरान, ओमान, भारतीय नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर हालात पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर नाविकों की मदद, इलाज और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पोर्ट ब्लॉकेट मंगलवार को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए। उन्होंने 20% टोल शुल्क की जगह पश्चिम एशिया के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौतों का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इन देशों दोनों को फायदा होगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे। फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐतिहासिक लेवल पर आएंगे, जिससे ज़्यादा सैलरी वाली अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार न होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी सिर्फ उन जहाज़ों पर होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ जा रहे हैं या जिनमें ईरान से जुड़ा कोई सामान या माल होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर तेहरान फिर से बातचीत शुरू नहीं करता है तो अगले हफ्ते से उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ शब्दों में बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार कर दिया है।
अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव और विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार IRGC ने कहा है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट भी टारगेट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो जवाबी ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका ईरान के बीच वार पलटवार अभी जारी है। कुवैत का कहना है कि नेवी के जहाज़ पर ईरान के हमले में क्रू के 4 लोग घायल हुए हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले से अटैक किया जिसमें कुवैत के नेवी के एक जहाज़ पर हमला हुआ जिसमें क्रू के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मंगलवार को ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल से अटैक किया। हालांकि बहरीन ने उन हमलों को आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया है। हमारे संवाददाता CS जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो ये तनाव और विवाद तो अब एस्केलेट होता हुआ ही नज़र आ रहा है। जिस तरह से दोनों देशों की, अमेरिका की भी, ईरान की भी आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्या कुछ इस स्थिति पर कहना चाहेंगे? किस तरह की स्थिति बनती हुई जा रही है? बिल्कुल, पिछले अगर हम 10 घंटे की बात करें तो भारी हमले किए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर। और अभी जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ईरान में एक सैन्य छावनी पर भी हमला किया गया है जहां पर 6 से 7 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की अभी खबर आ रही है। और इसके बाद ईरान की ओर से कहा गया है कि वो इसका बदला लेगा अमेरिका से। और इस सब के बीच जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े हमले किए तो उसके बाद ईरान ने जो खाड़ी के अन्य देश हैं जिसमें कुवैत है, जॉर्डन है और बहरीन है, इन देशों पर हमले किए हैं ईरान ने। ईरान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन देशों पर कई सारे जो अमेरिकी बेसेज हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं। और इन देशों की ओर से भी पुष्टि की गई है कि इन देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन ईरान की ओर से छोड़े गए जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और इस सब के बीच जो ईरान के पोर्ट हैं उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हॉर्मुज़ की स्थिति काफ़ी इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है, काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है। और अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ईरान ने जो सिविलियन वेसल्स हैं, जो वाणिज्यिक जहाज़ थे, उन पर हमले किए। कुछ सिविलियंस भी इसमें मारे गए और इसी के बदले में लगातार ईरान के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी ये संकेत दिए गए हैं कि अभी ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता। तो स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और हॉर्मुज़ बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया चंद्रशेखर, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बातचीत की मेज पर आए, नहीं तो हमले जारी रहेंगे और कड़े हो सकते हैं। लेकिन ईरान ने किसी भी बातचीत की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। तो क्या वजह है, ईरान बातचीत क्यों नहीं करना चाहता है? और ये जो है ये तनाव को कितना और ज़्यादा एस्केलेट कर देता है? और क्या लगता है कि अमेरिका और कड़े हमले वहाँ पर कर देगा? देखिए, जिस तरह के संकेत अमेरिका की ओर से मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि अमेरिका अभी इन हमलों को रोकने वाला नहीं है। और जहाँ तक बातचीत की बात है तो पर्दे के पीछे कूटनीति चल रही है। दोनों पक्षों के जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और जो मध्यस्थ देश है वो दोनों देशों को एक मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कोशिशें अभी तक असफल होती नज़र आ रही हैं। और जो अमेरिका की रणनीति है वो ये है कि किसी तरह से हमले करके ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि ईरान बातचीत को राजी हो। और साथ ही साथ हॉर्मुज़ को लेकर के जो ईरान हॉर्मुज़ से विमानों की आवाजाही को लेकर के अपना नियंत्रण वहाँ पर करना चाह रहा है। और जो ईरान के इलाके में हॉर्मुज़ का रूट नहीं है, जो ओमान के इलाके में है, वहाँ से अगर वाणिज्यिक जहाज़ निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान इस सब को रोके और ये दबाव बनाने के लिए ही लगातार अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान का क्या कुछ रुख होगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर किसी वाणिज्यिक जहाज़ पर हमले नहीं हुए हैं। और ईरान की ओर से ये कहा गया है कि जब किसी दूसरे रूट से या जो ईरान के द्वारा नहीं बताया हुआ रूट है वहाँ से वाणिज्यिक जहाज़ निकल ही नहीं रहे हैं तो इसलिए उसकी ओर से कोई हमला नहीं किया गया है। तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक और हॉर्मुज़ की स्थिति काफ़ी इस वक्त पे अनिश्चित बनी हुई है।
बिल्कुल, अनिश्चितता के बीच जो टोल वापस लेने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है और खाड़ी देशों के निवेश की बात कही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की तैयारी की ओर भी इशारा करता है, जोशी? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से जो ये घोषणा की गई थी कि हॉर्मुज में जहाज़ अपने निकाल सकते हैं अन्य देश, लेकिन उनसे वो टोल लेंगे 20%, इसको उन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था। ब्रिटेन जैसे देशों ने मना कर दिया था किसी भी तरह का शुल्क वहाँ पर देने से, और साथ ही साथ जो खाड़ी के देश हैं वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि खाड़ी के कई देशों से बातचीत करने के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खाड़ी के देश अमेरिका में निवेश करेंगे और इस तरह का कोई मैकेनिज़्म निकाला जाएगा, और 20% का जो टोल लगाने की बात थी वो अभी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हकीकत की ओर हम आए तो हकीकत ये है कि हॉर्मुज में अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, आप यहाँ से अपने जहाज़ों को निकाल सकते हैं। ईरान कहता है कि उसकी मर्ज़ी के बिना कोई वहाँ से जहाज़ नहीं निकाल सकता। हकीकत यह है कि हॉर्मुज का वो हिस्सा जो ओमान से लगा हुआ है, वहाँ पे एक रूट ओमान और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, फ्रांस है और अमेरिका है, इन्होंने एक रूट वहाँ पर बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस रूट से जहाज़ तो निकल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की असुरक्षित स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में जहाज़ों को जो बीमा देने वाली कंपनियाँ होती हैं या खुद जो जहाज़ हैं उनके मालिक हैं या उनके नाविकों की जीवन की चिंताएं हैं, इस सब को लेते हुए ये काफ़ी असुरक्षित बना हुआ है। ऐसे में कई सारे जहाज़ इस वक्त पर हॉर्मुज से नहीं निकल रहे हैं, तो हॉर्मुज की स्थिति काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है, काफ़ी चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। चंद्रशेखर, जिस तरह से बैकडोर बातचीत की आप बात कर रहे हैं कि ये जो बातचीत है, हालांकि स्पष्ट तौर पर ईरान मना कर रहा है, किसी भी तरह की जो आगे से जो समझौते की बात है उसको भी अभी नकार ही रहा है, लेकिन वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से दोनों ही पक्षों को मनाया जा रहा है, या किसी तरह ईरान पर दबाव डालने की स्थिति में भी लोग हैं, या उसमें भी उस दिशा में भी कुछ आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, शुरुआत से एक पैटर्न चला आ रहा है कि जब भी इस तरह का तनाव वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसके बाद बातचीत तो पर्दे के पीछे होती है, लेकिन ईरान कभी इसको मानता नहीं है। ईरान कहता है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच है कि जो मध्यस्थ देश हैं वो लगातार दोनों पक्षों से संपर्क में है, और दोनों पक्षों के भी कुछ बातचीत करने वाले ऐसे लोग हैं जो मैसेज के ज़रिए या दूसरे जो कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं उसके ज़रिए लगातार संपर्क में बने हुए हैं, बातचीत चल रही है, और ये देखना होगा कि कोई रास्ता निकलता है इस तनाव को कम करने का या नहीं। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि हम पिछले दिनों की राष्ट्रपति ट्रंप की स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार्गेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस तरह से आप ये ईरान का दो तरफा रवैया एक तरह से बता रहे हैं, तो क्या इसकी पुष्टि होती हुई इससे दिखाई दे रही है, और अमेरिका इसे टैकल करने के लिए क्या कुछ कर सकता है? देखिए, पहले दिन से ही बहुत साफ है कि ईरान के पास बहुत बड़ा हथियार है जो हॉर्मुज का हथियार है, और ईरान इस हथियार के ज़रिए ही ये जो युद्ध हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, या इजराइल, ईरान, अमेरिका इनके बीच में, शुरुआत से ही हॉर्मुज को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे ईरान ने इस्तेमाल किया है, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहा हॉर्मुज के इस हथियार को इस्तेमाल करने में, क्योंकि हॉर्मुज के ज़रिए ही पूरी दुनिया पे एक तरह का दबाव बन गया, ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएँ बढ़ गई। कई देशों में आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी बढ़ गए, कई देशों में पेट्रोल और डीजल और गैस की किल्लत होने लगी। तो ईरान को पता है कि हॉर्मुज उसका एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन अब जब MOU दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद ये कहा गया था कि अमेरिका अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ से हटाएगा और ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हॉर्मुज में ईरान ने कहा कि वो जो जहाज़ों की आवाजाही होगी उनको नियंत्रित करेगा, कौन जहाज़ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन किस तरह से जाएगा, किसका क्या रूट होगा, ये ईरान ने कहा कि वो नियंत्रित करेगा। तो इस सब के बीच ये हुआ कि जो हॉर्मुज का आधा इलाका है, जो एक तरह से ओमान की टेरिटरी जिसको माना जाता है, तो वहाँ से एक रूट बनाया अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ओमान ने। उस रूट से जब जहाज़ निकलने शुरू हुए तो ईरान को लगा कि जो हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा हथियार है वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकल रहा है, तो उसने सिविलियन वेसल्स पे जो वाणिज्यिक जहाज़ हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो वहीं से ये तनाव शुरू हुआ है, और ईरान के लिए ये हॉर्मुज जो है एक बड़ा हथियार है। ईरान आसानी से इसको खोना नहीं चाहेगा,
लेकिन अभी जिस तरह से ओमान और ईरान के बीच में मतभेद सामने आ गए हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक मार्गों पर भी तो ईरान की नजर है, तो स्थिति तो चिंताजनक वहां पर बनी हुई है। आप नजर बनाए रखें। चंद्रशेखर जोशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। सुश्रुत जयंती के अवसर पर आयोजित ये सेमिनार 17 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सुश्रुत की शल्य चिकित्सा प्रणाली विश्व की सबसे प्राचीन और समग्र चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसे दुनिया भर में विशेष सम्मान प्राप्त है। ये विश्व की प्राचीनतम शल्य प्रणाली है। इसकी समग्र दृष्टि निर्विवाद है। यही कारण है कि विश्व में सुश्रुत के योगदान को विशेष सम्मान के साथ स्वीकारा गया है। देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फीफा फीवर की। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़ी रात, एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ 60 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहा इंग्लैंड। दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का सुनहरा टिकट है। ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि इतिहास और विरासत की टक्कर है। 1986 में डिएगो माराडोना ने इंग्लैंड का सपना तोड़ा था। अब 40 साल बाद अर्जेंटीना की उम्मीदें लियोनेल मेसी के कंधों पर हैं, जबकि इंग्लैंड की नई पीढ़ी जूड बेलिंघम के साथ जो है एक ये बड़ा मुकाबला जो है इसमें दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ये बड़ा मुकाबला है, हमारा आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर हम। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 2 महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की 2 सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में
दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना, अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अगर देख रहे हैं फीफा विश्व कप में तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर एक छोटी सी चूक होती है तो एक टीम के लिए बड़ा नुकसान और दूसरे के लिए तस्वीर पलटने का जो है माध्यम बन जाती है। अब इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच किस तरह का आप मुकाबला देखते हैं, किस तरह की चुनौती दोनों के बीच होने वाली है और किस तरह से इसे महामुकाबले का नाम भी दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड और अर्जेंटीना के अगर इतिहास उठा करके देखें तो ये दोनों टीमें जो हैं वो एक पारंपरिक टीमें रही हैं। दोनों का एक खेल शैली जो है वो एक अपने आप में एक फुटबॉल की एक नई कहानी को जो है वो सामने रखती है। लेकिन अगर मौजूदा समय में आकर के देखें तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना दोनों ने ही एक बेहतर तरीके से अपने कैंपेन को स्टार्ट किया। अर्जेंटीना की टीम जो है वो अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में पराजित रही है, उस टीम कोई भी टीम जो है वो हरा नहीं सकी है। लेकिन अगर गोल कंसीडिंग की बात करें, जहां पर यानी कि इनके खिलाफ कितने गोल आए हैं, तो इस मोर्चे पे दोनों ही टीमें जो हैं वो बराबरी पे दिखती हैं। जहां अर्जेंटीना के खिलाफ 6 गोल आए हैं, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ भी अब तक 6 गोल आ चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बात होती है कि आप किस तरह से आपने ग्रुप स्टेजेस में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद जब ग्रुप स्टेज से आप निकल करके आए तो नॉकआउट में क्या कुछ आपका परफॉर्मेंस रहा। तो अगर सबसे पहले बात अगर अर्जेंटीना की करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना को थोड़ा सा फंस के टीम जो है वो आगे बढ़ी है। चाहे हमने देखा केप वर्डे के खिलाफ जो मुकाबला था वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए दिक्कत भरा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि केप वर्डे जो है वो कहीं चौंका न दे अर्जेंटीना को। हालांकि रिजल्ट जो था वो अर्जेंटीना के पक्ष में गया। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकल के आए, आप मिस्र के खिलाफ उतर के आए, तो वहाँ पर भी आपको एक समय आप 78 मिनट तक आप पीछे थे और फिर वहाँ से आपने चीज़ों को अपने पक्ष में किया। तो ये जो समीकरण बनता गया उससे कहीं ना कहीं जो एक ए क्लास जो अर्जेंटीना का जो दिख रहा था वो कहीं ना कहीं उससे एक थोड़ी सी इमेज जो है वो शैटर्ड हुई और यहाँ पे लगा कि नॉकआउट स्टेज में पहुँच के कि जब एक कड़ी टक्कर वाली टीम जो आपके सामने है तो वहाँ पे आपका असली टेस्टिंग हो रहा है और उस पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक तस्वीर और ये भी है कि इस सब के बीच में केवल मैसी ही नहीं बल्कि उनके जो सराउंडिंग्स खिलाड़ी हैं उनका भी बेहतर प्रदर्शन जो है वो सही तरीके से निकल करके आया। खासतौर मैसी को तो हम सब जानते हैं कि मैसी मैजिक चलता है तो बाकी टीमें जो है वो पीछे हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मैसी जो है वो पूरे मैच के जो चार्म है वो निकाल के ले जाते हैं। लेकिन उनके अलावा जो खिलाड़ी हैं खासतौर से लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि मिडफील्डर हैं वो बहुत अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई है। जूलियन अल्वारेज हैं वो बेहतर साथ देते हैं मैसी का। इसके अलावा अगर बात करें तो थियागो अल्माडा जो हैं उनका एक बेहतर साथ इस टीम को मिलता आया है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं प्ले मेकर की भूमिका अर्जेंटीना के लिए निभाते आए हैं। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर हैरी केन जो है वो बड़ा नाम है, लेकिन हैरी केन के लिए जो परिस्थितियाँ जो बनाते हैं और जो चीज़ों को आसान करते हैं वो जूड बेलिंगम है जो कि एक स्ट्राइकर के तौर पर सामने है और जब उन्हें हैरी केन का साथ मिलता है तो ये बड़े घातक साबित होते हैं। इसके अलावा बुकायो साका जो हैं उनकी काफ़ी एक अटैकिंग जो उनकी एनर्जी है वो इंग्लिश टीम के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। फिर अनुभव के मोर्चे में अगर जाएं और देखें तो अगर डिफेंडर्स की बात करें तो इंग्लैंड का जो डिफेंस है वो भी काफ़ी हद तक मजबूत नज़र आता है, जहां पर माइक केई जो है वो खुद को सामने लगातार रख रहे हैं और उन्होंने एक बेहतर तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस और मिडफील्ड के बीच वो बना करके चलते हैं। तो ये भी एक अच्छी रूपरेखा जो है वो इंग्लिश टीम की रखता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंग्लिश टीम का जो डिफेंस है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। ऐसे में अर्जेंटीना को ये देखना होगा कि
कि वो इनके डिफेंस से किस तरह से पार पाता है। और यकीनी तौर पर अगर शुरुआती समय पर कोई भी टीम, दोनों में से कोई भी टीम अगर एक दूसरे के डिफेंस को भेद पाने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर पलड़ा जो होता है कहीं ना कहीं जो एक जीत का जो एक कहना चाहिए जो एक टोन सेट होता है वो कहीं ना कहीं वो टीम जो है वो सेट कर देगी। गौरव, इस मुकाबले पर सबकी नज़र है और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आप बता रहे हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे इसे विरासत को बचाने का मुकाबला क्यों कहा जा रहा है? देखिए, विरासत का दरअसल इसलिए ये भी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच का जो मैच रहा है हमेशा एक जो विवाद है वो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में सामने आता रहा है। चाहे वो 1986 का अगर वर्ल्ड कप उठा करके देखें तो हैंड ऑफ गॉड यानी कि जो डिएगो मैराडोना का जो अद्भुत जो गोल था जिसे हैंड ऑफ गॉड कहा गया, जिसमें वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था 1986 का और इंग्लिश टीम के खिलाफ ये गोल जो है वो डिएगो मैराडोना ने किया था। उसमें हल्का सा उनका मतलब हेडर के माध्यम से वो गोल कर रहे थे तो हेडर था और थोड़ा सा उनका हाथ जो था वो लगा था। और तब जब अर्जेंटीना ने जो जीत हासिल की थी तो उसके बाद जब डिएगो मैराडोना से पूछा गया था तो उन्होंने भी इस बात को सामने रखा था कि ये जो गोल हुआ उसमें हेडर आया और एक थोड़ा सा कहीं हाथ आया जिसे रेफरी जो है उस समय पे देख नहीं पाए थे क्योंकि तब वीडियो असिस्टेंट रेफरी होते नहीं थे, वार जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो रेफरी को वो दिखाई नहीं दिया था तो जिसकी वजह से वो गोल जो वो तब हो गया था और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था और तब इसे कहा गया हैंड ऑफ गॉड। और तब से लेकर के उसके आगे आए तो हमने देखा कि ये जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो इनके बीच का जो एक कहना चाहिए कि एक जो राइवलरी रहती है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हावी रहती है। आपने देखा था कि डेविड बेकहम जो है वो एक बार उनको रेड कार्ड दिखाया गया था, उसके बाद जिस तरह से मैच जो है वो आगे बढ़ा था। दोनों टीमों की एक दूसरे के खिलाफ रणनीति क्या होगी ये भी देखना काफी दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में स्थानीय स्वशासन को नई ताकत मिलने जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल गठित करने का फैसला किया है। ये फैसला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हर जिले को अपने विकास की दिशा तय करने का अधिकार देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में बड़ा फैसला, सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख में लोकतंत्र अब और अधिक जमीनी और ज्यादा स्थानीय होगा। सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का फैसला किया गया है। जो 2 जिले हुआ करते थे लेह और कारगिल, उसकी जगह 7 जिले हो गए और इन 7 जिलों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया गया। अभी हाल में तहसीलों का गठन हुआ, नई तहसीलें बनी और तहसीलदार की पोस्टिंग हो गई। माननीय उपराज्यपाल जी ने फैसला किया कि जो इंजीनियरिंग विंग है हर एक ज़िले के अंदर हो, पीडब्ल्यूडी का, रूरल वर्क्स का और पीएचई का, और जो अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब लद्दाख के सभी 7 जिलों यानी लेह, कारगिल, शाम, नुब्रा, चांगथांग, चांसकर और द्रास में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल होगी। नए जिलों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो अब तक लेह और कारगिल के हिल काउंसिलों को प्राप्त हैं। शाम, नुब्रा, चांगथांग, चांसकर और द्रास जैसे नए जिलों को भी अब भूमि प्रबंधन, जिला कैडर में भर्ती, अपना काउंसिल फंड और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे। हर जिले को मिलेगी नई ताकत, भूमि और भूमि आवंटन, जिला कैडर में भर्ती, अपना काउंसिल फंड, कर और शुल्क लगाने का अधिकार। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं की प्राथमिकताएं भी अब जिला स्तर पर तय की जाएंगी। इससे विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाई जा सकेंगी। स्थानीय विकास को मिलेगी नई गति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण। बहुत लोगों ने हमको ये मांग करी कि एलएचडीसी का गठन किया जाए और शायद उनकी कल्पना में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये फैसला हो जाएगा। मगर लोगों की जो एक आकांक्षा है कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत की जड़ें मजबूत हों, उसको मुकम्मल करने के लिए, अंजाम दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। पंचायती राज संस्थाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक नई व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।
जिस पर केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कई स्वायत्त परिषद क्षेत्रों मसलन बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और दिमा हासाओं के लिए समझौतों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को और मजबूत किया है। जनवरी 2020 में ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ, जिसके जरिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के कार्यक्षेत्र का दायरा और उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। जनवरी 2020 में ही ब्रू रियांग समझौता हुआ। सितंबर 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ। इसमें असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को और अधिक स्वायत्तता का हस्तांतरण किया गया। अप्रैल 2023 में दीमा हसाओ जिले से हिंसा की समाप्ति और विकास के नए युग की शुरुआत के लिए बड़ा समझौता हुआ। पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख तक स्थानीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की ये पहल लगातार आगे बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के अनुरूप इसका उद्देश्य विकास को लोगों के और करीब ले आना और हर क्षेत्र को नई विकास गति देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।